हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था फार्माकोलॉजी 2 का। इसी का हम लोग यूनिट 2 का सॉल्यूशन लेके आए बिकॉज यूनिट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है और साथ ही मेडिसिनल केमिस्ट्री के सारे यूनिट वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वेबसाइट का भी आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप ये सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यूनिट 2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है वो है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट्स। तो हमें एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पहले समझना है और इसका क्लासिफिकेशन समझना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग कोगुलेंट्स के बारे में समझते हैं जिसकी वजह से हम समझ जाएंगे कि एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं। तो कोगुलेंट्स जनरली ये 2 टाइप से वर्क करते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो कोगुलेंट्स होते हैं तो जनरली कभी भी हमारे स्किन पे कट वट लग जाता है तो क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ना ये कोगुलेंट्स क्लॉट फॉर्म कर लेते हैं। अब ये क्लॉट फॉर्म कर ले जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगा। अब क्या होता है कि दूसरा इसका टाइप है काम करने का कि जैसे कि यहाँ पे हमारे ये आप देख सकते हो वेसल्स जो कि वेन से हमारी और इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। जनरली किसी इंजरी की वजह से अंदर की साइड में यहाँ पे क्लॉट फॉर्म ये कर लेते हैं कोगुलेंट्स। और ये जब क्लॉट फॉर्म कर लेंगे तो क्या होगा, जितना ब्लड सप्लाई हो रहा था इसके सामने वाले ऑर्गन्स में, यहाँ पे कोई भी ऑर्गन हो सकता है हार्ट किडनी, और उसको प्रॉपर उतना ब्लड मिलना चाहिए बट उतना नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन इन्होंने क्रिएट कर दी। तो हम लोग क्या यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट्स किसके लिए, तो ये जो क्लॉट बना हुआ है ना, ये कोगुलेंट्स जो क्लॉट बनाए हुए हैं तो इसको हटाने का काम कर रहा है कि नॉर्मल अपना ब्लड सप्लाई हो। तो ये इनका काम हो गया। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं इनका। 2 टाइप से क्लासिफाई किए गए, एक तो पेरेंट्रल एक ओरली। तो पेरेंट्रल के अंदर जो आप देख सकते हो यानी आईवी फॉर्म में यहाँ पे हम देंगे इन सबको, तो ये है इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स और एक होगा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। और इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिपैरिन और यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक वारफरिन जो कि ओरल के अंदर हम देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस और एक होता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, इसके अंदर ड्रग्स लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। और ओरल के अंदर विटामिन के एंटागोनिस्ट जिसके अंदर वारफरिन। अब ये एंटागोनिस्ट आपको मालूम ही होगा जो एक तरह से ब्लॉक करने का काम करेंगे इनको। तो अभी हम वारफरिन के बारे में एकदम डिटेल में देखेंगे। हिपैरिन के बारे में आपको मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगा और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने का बहुत ज्यादा चांसेस है इसका बिकॉज पिछले साल वारफरिन आ गया था। अगर इस बार नहीं आया तो हिपैरिन का ज्यादा चांसेस होगा। अब इसके अंदर एक डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स है और एक क्लासिफिकेशन के अंदर है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, जैसा कि इसके अंदर आप ड्रग्स देख सकते हो। यहीं पे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने लाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन पूछा है थेराप्यूटिक यूजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स। अब ओरल एंटीकोगुलेंट्स के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा वारफरिन, यानी नॉर्मल सी बात है आप वारफरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ तो वो ओरल ही तो है। तो ये जो 6th क्वेश्चन हमने ले रखा है इलस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन यूजेस एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ वारफरिन, तो ये दोनों क्या हुए, सेम क्वेश्चन हुए। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं एक ही बार में। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो विटामिन के है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और ये इसको हम लोग क्विनोन फॉर्म भी बोलते हैं। और ये विटामिन के कन्वर्ट होता है विटामिन KH2 जो कि एक रेड्यूस फॉर्म होता है और इसको हम लोग हाइड्रोक्यूओन फॉर्म बोलते हैं। अब ये हाइड्रोक्यूओन से विटामिन के इपॉक्साइड में कन्वर्ट होता है जो कि एक ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे वो हम देखेंगे। तो विटामिन के इपॉक्साइड से नॉर्मली जो क्यूनोन फॉर्म है विटामिन के का वो होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम इपॉक्साइड रिडक्टेज। अब ये आप इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो ना यहाँ से जो ये रिलीज हुआ है हाइड्रोक्विनोन से, तो वो एक्टिवेट करने का काम करता है किसको, तो गामा ग्लूटामोइल कार्बोक्सिलेज को। गामा ग्लूटामोइल कार्बोक्सिलेज का काम क्या है कि जो फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टर 2, फैक्टर 9, फैक्टर 10 इन सब को फंक्शनल बनाता है, मतलब ये काम करने लायक बनाता है कि, और यही जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये कोगुलेंट्स करने का काम करते हैं, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन का काम करता है। तो ये कोगुलेशन करके क्लॉट फॉर्म कर लेते हैं। तो जनरली हम वारफरिन देते हैं किस लिए, तो वारफरिन देंगे ताकि वो क्या करेगा, जो आप देख सकते हो विटामिन के इपॉक्साइड से जो नॉर्मल फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पे इस साइकिल को रोकने का काम कर रहा है। ये इपॉक्साइड रिडक्टेज को ये रोकने का काम कर रहा है जिसकी वजह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू ना हो पाए और जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था यहाँ से अब वो भी नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एंटीकोगुलेंट एक्शन जो हुआ वो शो हुआ और क्लॉटिंग नहीं होगी।
सो गाइस इसी के कुछ यूजेस अगर हम देखें तो इट इज यूज्ड इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन में इसका यूज किया जाता है। एडीआर की अगर बात करें तो हेमोरेज, ब्लीडिंग रिस्क इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से, और टेराटोजेनिक इफेक्ट हो गया जैसा कि जीआई अपसेट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और या फिर डायरिया, और यहाँ पे लिवर जो होता है वो डैमेज रेयर कंडीशन में, और स्किन रिएक्शंस भी होता है इसका एडीआर में। तो गाइस ये कंप्लीट होता है। सो गाइस आई थिंक क्लियर होगा आपको। और यहाँ पे जो क्वेश्चन थर्ड ले रखा है वो डिस्कस फार्माकोलॉजी एंड यूजेस ऑफ एस्पिरिन एज एन एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। तो इसको आपको कंप्लीट अच्छे से समझाना है कि जो एस्पिरिन है वो कैसे एंटी प्लेटलेट एक्शन जो है वो शो करती है। तो गाइस जनरली पिछले साल भी ये क्वेश्चन बना था, उसके साथ में एनएसएआईडी का क्लासिफिकेशन आया था, उसके बाद आपको फार्माकोलॉजी पूछा था एस्पिरिन का। तो गाइस वो भी एक बार यहाँ पे देख सकते हो। जो एनएसएआईडी है इसके अंदर टोटल 3 क्लासिफिकेशन है, जैसे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर हो गया, या फिर प्रिफरेंशियल कॉक्स2 इनिबिटर्स हो गया, या फिर हाईली सिलेक्टिव कॉक्स2 इनिबिटर्स हो गया। और इसके अंदर जो ड्रग्स आप देख सकते हो जिसमें जो हमारा एस्पिरिन है वो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स के अंदर आती है। अब हम इसके फार्माकोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। तो फार्माकोलॉजी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके पास प्रॉपर्टी होती है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करने की। एनाल्जेसिक की अगर हम बात करें तो ये मॉर्फिन से थोड़ा कम एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, बट है तो इसके पास पेन को कम करती है। एंटीपायरेटिक डिक्रीज करती है टेम्परेचर, यानी फीवर में भी हम इसका यूज करते हैं, और साथ ही इन्फ्लामेटरी जो स्वेलिंग हुआ रहता है यानी ओडेमा, उससे ये रिलीफ करवाता है, कम करता है। अब इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट की अगर बात करें तो ये इंक्रीज करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन स्केलेटल मसल, इंक्रीज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड शुगर। और यहाँ पे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में इसका क्या काम है, तो ये स्टिमुलेट करने का काम करता है, और पेरिफेरली और सेंट्रली। और अगर बात करें सीवीएस के अंदर तो नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट और ब्लड वेसल्स, बट अगर हम ज्यादा डोज में दें तब क्या करेगा ये, तो इंक्रीज कर देगा कार्डियक आउटपुट को, और डायरेक्ट वैसोडाइलेशन, वेसल्स को ये डायलेट कर देगा। जीआईटी की बात करें तो इरिटेट करेगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, और एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब एक्शन ये प्रोड्यूस करेगा। ब्लड के बारे में बात करें तो ये इरिवर्सली इनहिबिट करने का काम करता है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब गाइस थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या काम क्या है वो अभी हम जनरली आप यहाँ पे अभी आप देखोगे, इस वजह से यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ये इनहिबिट करने का काम करेगा, और A2 और सिंथेसाइज बाय इंटरफियर प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो कि थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट का बढ़ाने का काम करता है, एग्रीगेट करने का काम करता है आपस में इकट्ठा। वो अब हम देखेंगे थोड़ा देर में यहाँ पर मैकेनिज्म में। मेन था इसका मैकेनिज्म, अब हम समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ये कन्वर्ट होता है एराकिडोनिक एसिड में बाय हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2। इसकी मदद से क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड में। अब ये एराकिडोनिक एसिड जो आप देख रहे हो ना, ये कन्वर्ट होता है PGG2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन G2, जो कि एक अनस्टेबल फॉर्म है, और जो एंजाइम यूज होता है वो है कॉक्स। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। ये एस्पिरिन क्या काम करता है, तो कॉक्स इनिबिटर होता है, नॉन सिलेक्टिव। तो गाइस यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से आगे स्टेप्स नहीं होगा। तो गाइस जब नहीं ब्लॉक किया हुआ था तब देख लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से H2 में कन्वर्ट होता है, और ये भी अनस्टेबल होता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से जनरली प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग, और यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन जो कि यहाँ पे अगेन ये क्लॉटिंग और प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस या फिर थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस। तो गाइस इन सब से ये क्या काम करता है, ये क्लॉटिंग करने का काम कर रहा है, यानी प्लेटलेट्स को एग्रीगेट और क्लॉट फॉर्म कर लेगा। क्लॉट फॉर्म करने से आपने देखा था ना स्टार्टिंग में क्या क्या दिक्कत आई थी, ब्लड का सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा, तो जिसकी वजह से हाइपोक्सिया कंडीशन हो जा रही है। तो गाइस जो एस्पिरिन है ये कैसे काम किया एज एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम, जिसकी वजह से फर्दर स्टेप्स नहीं हुए। और यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिस्पॉन्सिबल था I2 वाला क्लॉटिंग के लिए, वो भी नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट का, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, म्यूकोसल डैमेज। और यूजेस के बारे में बात करें तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक जो कि अभी हम देख चुके हैं अच्छे से, और ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देंगे, और रूमेटॉइड फीवर में भी इसका यूज करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एस्पिरिन वाला कंप्लीट हो चुका है। 4th क्वेश्चन पे आ चुका है जिसमें पूछा है हिमेटेनिक और
फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हेमेटोनिक को पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर फार्माकोलॉजी देखेंगे हम लोग एक्शन आयरन का। तो जनरली हेमेटोनिक होते क्या है, ये एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो हमारा ब्लड फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्प करते हैं, स्पेशली फॉर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो ये एजेंट्स जो होते हैं वो कब काम करेंगे, एनीमिया कंडीशन, जब ब्लड की कमी होती है बॉडी के अंदर, उस टाइम पे ये एजेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है। जैसे कि ये आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया और विटामिन हो गया, ये सब हेमेटोनिक एजेंट्स है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो मेनली हमें पढ़ना था फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आयरन। तो थोड़ा सा उसके बारे में अब नॉलेज लेते हैं कि जो आयरन है इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो मोस्टली ड्यूडेनम, जो कि स्टमक का अपर पार्ट होता है, वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू डाइटरी सोर्स जो हम खाते हैं उससे। और दीज आयरन स्टोर्ड RE सेल के अंदर ये स्टोर होते हैं, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल, जो कि गाइस यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो डाइटरी सोर्स से हमने क्या लिया, हमने आयरन मिला हमें, और ये आयरन जो होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, तो ड्यूडेनम पार्ट से होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है जनरली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये स्टोर कहाँ हो रहे हैं, तो ये रेटिकुलर एंडोथीलियल सेल के अंदर, जो कि ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसके अंदर ये स्टोर होते हैं आयरन्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो RE आप देख रहे हो, इसमें ट्रांसफेरिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जनरली क्या करेंगे, इस आयरन को लेंगे और जो आप लेयर देख रहे हो, लेयर से ये क्रॉस करवाएंगे, जो हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक वो लेयर्स होती है ना, तो उसी से ये क्या करवाएंगे, जो हमारा प्लाज्मा है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से ये मूव करवा के कहाँ ले जाएंगे, तो ये ले जाते हैं इराइथ्रोसाइट प्रिकर्सर, यानी जहां पे RBC का फॉर्मेशन होता है वहां पे इसको लेके जाते हैं। और ये क्या होता है कि जब जाकर के उससे ये बाइंड होता है, फिर एंडोसाइटोसिस, जो कि इनगल्फ करने का काम करता है, तो इसको ये इनगल्फ करके और अंदर की साइड में लेके चला जाएगा। अंदर की साइड में ले जाने की वजह से जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आयरन है ये बॉक्स शेप में, और ये क्या हुआ, यहाँ से ये रिलीज होता है, ट्रांसफेरिन वापस अपनी जगह पे आ जाता है, और यहाँ से जो आयरन है वो जनरली कहा जाता है ब्लड फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन, वहां पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी RBC का फॉर्मेशन होता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया, इंक्रीज करता है आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ अनीमिया में इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिस्क्राइब एंड क्लासिफाई डायरेटिक एजेंट्स और एक्सप्लेन करो वीक डायरेटिक, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडवर्स इफेक्ट किसका बताना है, लूप डायरेटिक्स का। तो जनरली हम लोग सबसे पहले डायरेटिक्स देख लेते हैं, और इसको हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर रखा है, इस वजह से मैं वहीं से प्रीफर कर रहा हूँ। जहां जहां से आपको मैंने जो दूसरा बार वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो फर्स्ट टाइम जहां से प्रोवाइड किया था वहीं से आपको दोबारा वो करवा रहा हूँ, ताकि आपको कुछ चेंजेस ना करना पड़े बिल्कुल भी। डायरेटिक्स हमने समझा जो कि क्या काम कर रहा है, ये जो रिटेंशन हुआ रहता है सोडियम का और वाटर का, उसको ये क्या काम करना है, एक्सक्रीशन का काम करता है, कि बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन में हमने देखा था साइट 1 डायरेटिक्स, जिसको हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ड्रग्स के नाम दिया हुआ है, एसिटाजोलामाइड हो गया, मीथाजोलामाइड हो गया। और साइट 2 में डायरेटिक्स जो कि लूप डायरेटिक्स आते हैं, और इनको हम लोग हाई सीलिंग डायरेटिक्स से भी जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूरोसेमाइड, बीटा नाइड, इसके अंदर आ गया ड्रग्स। साइट 3 डायरेटिक्स जो कि थायजाइड डायरेटिक्स है, इसके अंदर क्लोरथायजाइड और हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स आते हैं। नेक्स्ट है जो साइट 4 डायरेटिक्स है वो है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, जिसको हम लोग एमिलोराइड, स्पेरिनोल, लैक्टोन, इसके अंदर ड्रग्स आ गए ये दोनों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जनरली यहाँ पे आपको मैकेनिज्म यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से, कि कैसे हमारा जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट होता है। सबसे पहले यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, और यहाँ पे पीसीटी वाले रीजन है। पीसीटी वाले रीजन से यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, जो कि यहाँ पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं अभी वो देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो आप ये समझिए कि ये पीसीटी के वहां पे काम करते हैं। लूप डायरेटिक्स लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं, और थायजाइड्स जो कि डीसीटी पे एक्ट करते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो कि कलेक्टिंग डक्ट के यहाँ पे काम करते हैं।
अब जनरल जिन जिन के बारे में पढ़ना था वो सारे यहाँ पे है। यहाँ पे आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के बारे में देख सकते हो। जो इस क्लास के जितने भी ड्रग्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करो। तो जो ये एंजाइम है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो पीसीटी वाले रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। अब इनको क्या कर रहे हैं लोग, इनहिबिट कर रहे हैं। इनहिबिट करने की वजह से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा हूँ, सोडियम का, पोटेशियम का और सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्योंकि यहाँ से क्या होता था ना, ये सोडियम आ गया, ये क्या होता था, ये यहाँ से निकल जाता था और दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता था। अब ये दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता था तो दिक्कत हो जाता था रीअब्जॉर्ब होने की वजह से। तो ये क्या करते हैं कि इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे ताकि वो नॉर्मली जैसे सोडियम आ रहे थे वो वैसे निकल जाए यूरिन के थ्रू, जो कि पोटेशियम आ रहे थे वो निकल जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट आ रहे थे निकल जाए, रुके ना। बस इसी वजह से रीअब्जॉर्ब को रोकते हैं ये लोग और यहाँ पे इंक्रीज करते हैं एक्सक्रीशन को। अब ऐसे ही हमें लूप डायरेटिक्स यानी हाई सीलिंग डायरेटिक्स के बारे में पढ़ना था। तो ये क्या काम करते हैं, जनरली ये सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोरीन के जो सिम्पोर्टर्स होते हैं वहां पे उनको ये लोग इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो रुक जाता है और एक्सक्रीशन रेट फास्ट हो जाता है। कितना का, एक सोडियम, एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयन का। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका हमें और भी पढ़ना था, जैसे इंटरेक्शन पढ़ना है तो लूप डायरेटिक्स के साथ में इथेक्राइनिक एसिड अगर हम देंगे तो ऑटो टॉक्सिसिटी हो जाता है, जो कि हियरिंग लॉस हो सकता है। और एक और इंटरेक्शन है जिसमें लूप डायरेटिक्स को हम लोग साइक्लोस्पोरिन के साथ नहीं दे सकते, नहीं तो ये गाउट फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसका एडवर्स इफेक्ट भी हमें जानना था, तो हाइपोकैलेमिया, डिजीनेस, डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट और साथ में हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया भी करता है, बिकॉज सोडियम लेवल को भी तो एक्सक्रीट आउट कर रहा है। अब इसका यूजेस तो आपको मालूम ही है हम लोग क्यों इसका यूज कर रहे हैं, रिटेंशन को रोकता है और एक्सक्रीशन को फास्ट करता है। थायजाइड्स जो कि है नहीं, बट अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी यही क्या काम करता है, जैसे कि आपको बता देना है जिस साइड पे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। तो सोडियम क्लोरीन को हटाने का काम कर रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने वॉरफेरिन का भी हमने देख लिया है। तो अब हम डिफाइन हिमेटेनिक, कोगुलेंट्स, फिब्रिनोलाइटिक, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और एंटी डायरेटिक्स। गाइस मैंने एंटी डायरेटिक्स नहीं किया, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। डायरेटिक मैंने बता दिया क्या होता है, वो एक्सक्रीशन करते हैं सोडियम का, वाटर का, इन सब का। तो एंटी डायरेटिक क्या होंगे इससे आप समझ गए होंगे, तो वो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं हिमेटेनिक को। तो हिमेटेनिक तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एनीमिया टाइम पे ये एजेंट्स काम करते हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए करते हैं, स्पेशली हीमोग्लोबिन के लिए, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 हो गया, ये सब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा कि क्लॉटिंग करने का काम करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग करते हैं जनरली, एक तो सरफेस पे हो गया, एक अंदर की साइड में। तो अंदर की साइड अगर करेंगे तब तो हमें एंटी कोगुलेंट्स एजेंट का काम करना चाहिए होगा, बाहर से हम लेंगे अगर वो ज्यादा हो रहा हो तो। ये बॉडी के अंदर क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग दोनों ही चलता रहता है, बट ज्यादा होने लग जाता है ना, उस टाइम पे हम बाहर से इन ड्रग्स का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ड्रग का नाम बता सकता हूँ, मीनाडायोन एसिटा मीनाडायोन। ये कब करते हैं, कोगुलेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्लॉटिंग कर रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट है फिब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दीज आर द एजेंट्स जो कि क्या काम कर रहे हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। जो क्लॉट हुआ है, जो थ्रोम्बस बना है, फिब्रिन बना है, अब वो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ रहता है ना, वहां पे ये थ्रोम्बस और या फिर फिब्रिन ये जाकर के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्लॉट बनता है, उसको ये हटाने का काम करता है थ्रोम्बोलाइटिक। यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक करने का काम कर रहे हैं जो इकट्ठा हुआ पड़ा है। जनरली इनका यही काम है। और नेक्स्ट एक और है जो कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में बताना था। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो, एंटी प्लेटलेट जो ड्रग्स होती हैं ये क्या काम करती है, तो डिक्रीज करती है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, जिससे क्लॉट जो बन रहा है वो ना बने। बाय इनहिबिटिंग हम बोल सकते हैं कि वो फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बस का या फिर क्लॉट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको रोक दो। और इसके अंदर एक बेस्ट एग्जांपल है एस्पिरिन, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है।
अब एंटी डायरेटिक्स के बारे में आप बताने वाले हो, वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि टुमारो कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करवा दे।